चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो, कल अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? बेसिक 2-3 चीजें पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। सिस्टम के टाइप्स पढ़े थे, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, वो वाला पढ़ा था, या अलग अलग बेसिस पे। और वॉल के टाइप पढ़े थे कि कैसे वॉल हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और अगली चीज क्या पढ़ी थी कल? शाबाश। स्टेट और पाथ फंक्शन क्या होते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स देखे थे कल अपन ने, समझ लेते, ठीक है। और कुछ टर्म्स छूट गए थे, वो आज पढ़ना है अपने को, ठीक है। और क्या छूटा था, वो ये है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगली हेडिंग क्या है अपनी? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सिंपल सा नाम से कंक्लूजन होता है। थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक मतलब मूवमेंट, प्रोसेस मतलब चेंज, कुछ प्रोसेस चेंज, ठीक है। तो हीट के ट्रांसफर में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, या फिर इस चीज से रिलेटेड कि हीट ट्रांसफर हो रही है तो क्या चीजें चेंज होगी, क्या नहीं होती है, उस चीज की स्टडी को बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सिंपल, ठीक है। देखो, स्टेट मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अभी क्या स्टेट है। स्टेट मतलब उस टाइम पे क्या कंडीशन है। स्टेट का मतलब कंडीशन होता है। अभी क्या कंडीशन है यहाँ पे टेम्परेचर की, शाम को क्या कंडीशन होगी, तो अभी क्या स्टेट है टेम्परेचर का, और शाम को क्या स्टेट होगा टेम्परेचर का। अभी क्या प्रेशर और क्या वॉल्यूम है, शाम को क्या होगा, समझ गए। तो स्टेट मतलब कंडीशन, सिंपल सी भाषा में बोलो। कल अपन ने पढ़ा था ना स्टेट वेरिएबल और वो एक और जो भी था पाथ वेरिएबल, तो स्टेट वाला, ठीक है। स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या डिफाइन करता है? कंडीशन ऑफ द सिस्टम, कि अभी क्या कंडीशन है और बाद में जब मान लो एक प्रोसेस होगी उसके बाद में क्या कंडीशन है, ठीक है। अब स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें जो स्टेट को डिफाइन करती है, स्टेट के साथ चेंज होती है। 3 ही है अपने यहाँ, क्योंकि अपन गैस का एग्जांपल लेते हैं, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से यही 3 चीजें जो एक चेंज होगी अपनी मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि देखो इसके अंदर एन तो सेम रहेगा ना, नंबर ऑफ मोल। अगर मैंने बोला है कि मैंने क्लोज्ड वेसल लिया है, तो क्लोज्ड वेसल में मोल्स तो फिक्स है। अब मोल्स थोड़ी ना बाहर आ जा रहे हैं, सिर्फ हीट बाहर आ जा सकती है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स हो गए ना। लेकिन ये 3 चीजें चेंज होती रहेगी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो एन ओपन वेसल के लिए मतलब चेंज होगा, लेकिन क्लोज्ड अगर अपन इसको लेते हैं सिस्टम, तो एन भी नहीं आएगा उसमें। स्टेट मतलब उसकी कंडीशन, वेरिएबल मतलब चेंज। कंडीशन चेंज, कौन कौन सी कंडीशन चेंज हो सकती है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। नंबर ऑफ मोल कब चेंज होंगे? जब ओपन वेसल होगा। लेकिन अगर सिस्टम ऐसा है क्लोज्ड वाला है, तो नंबर ऑफ मोल भी फिक्स है, समझ गए। ये हमेशा नहीं होगा, है ना। ये किसके लिए होगा? ओपन वेसल होगा तो ही चेंज होता है, वरना बाकी कंडीशन में नहीं है। क्या हो गया? चेंज होंगे नहीं होंगे? होंगे ना। पानी को गर्म कर रहा हूं तो कुछ पार्ट उड़ता है ना, बोलते हैं मास एक्सचेंज। तो सबसे पहला कल जो अपन ने 3 पढ़े थे, ओपन वेसल, क्लोज्ड वेसल और आइसोलेटेड, तो ओपन वाले में मास का भी तो एक्सचेंज हो रहा था, तो ओपन लूंगा तो मोल्स का चेंज होगा। लेकिन क्लोज्ड और आइसोलेटेड में मोल्स का चेंज या मास का चेंज नहीं होता है, समझ गए, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल मतलब कौन सी कंडीशन है जो चेंज होती है, ठीक है, प्रोसेस के साथ। पी, वी और टी ही ऐसे हैं जो चेंज होते हैं अपने यहाँ पे। इस वाले में एन होगा कब? जब ओपन वेसल है, वरना क्लोज्ड वेसल में सिर्फ ये 3 चीजें। तो अपना सिस्टम ये होता है ना, ये होता है, ठीक है। इसमें मान लो एक टाइम पे मैंने बोला प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर कितना है इसका? T1। अगर मैं इस पिस्टन को ऊपर करूं या फिर नीचे करूं, ऊपर मतलब एक्सपेंशन, नीचे मतलब कंप्रेशन, ठीक है। तो या तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन, ये प्रोसेस हो गई, ठीक है। तो इस प्रोसेस में ये जो स्टेट की स्टेट है, अभी जो इसकी स्टेट थी, ये चेंज होगा ना, तो प्रोसेस में स्टेट वेरिएबल मतलब स्टेट चेंज होगी। तो वही लिखा है कि एक्सपेंशन या कंप्रेशन पे जो प्रोसेस मतलब जो एक्सपेंशन या कंप्रेशन वाला, उसको प्रोसेस ब्रिंग्स चेंज टू द स्टेट ऑफ सिस्टम। कंप्रेस करूंगा तो भी ये 3 चीज चेंज होगी, और एक्सपेंशन करूंगा तो भी ये चीज चेंज होगी। तो कंप्रेस या एक्सपेंशन को अपन ने प्रोसेस बोला है, कि कोई भी प्रोसेस में ये वेरिएबल्स चेंज होंगे, मतलब ये जो चीजें चेंज होगी। तो मान लो मैंने इसको एक्सपेंड किया था, एक्सपेंशन किया, इसका क्या किया है? अभी एक्सपेंशन किया ना, देखो, ठीक है। तो प्रेशर कितना हो गया? P2, वॉल्यूम कितना हो गया? V2, टेम्परेचर कितना हो गया? T2। तो ये जो चीजें टाइम के साथ या प्रोसेस के साथ चेंज हो, उनको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये जो स्टेट वेरिएबल है, अपने को इससे रिलेटेड पढ़ना है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब, ठीक है। तो इसमें एक चीज फिक्स की, 2 चेंज, दूसरी फिक्स, बाकी 2 चेंज, तीसरी फिक्स, बाकी 2 चेंज, समझ गए क्या करना है।
कि एक को फिक्स कर दूंगा तो बाकी दो पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सेकंड वाले को फिक्स कर दूंगा तो फर्स्ट और थर्ड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, थर्ड वाले को फिक्स कर दूंगा तो फर्स्ट और सेकंड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये देखना है प्रोसेस में। समझ गए? ठीक है। अब अपनी जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उससे ही अपन सारी चीजें याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, प्रेशर। तो एक बार मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख के देखूंगा, तो जब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस प्रोसेस, उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, देखो ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ही है ना, थर्मो मतलब हीट का एक्सचेंज ट्रांसफर। तो मेरे को अगर ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में मैंने बोला प्रेशर कांस्टेंट कर दिया मैंने, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एयर होगी, मतलब जो सराउंडिंग में एयर होगी, वो सराउंडिंग वाली एयर इस पे प्रेशर लगा रही होगी ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट करूंगा और तब अगर मैं ये चीजें इस प्रोसेस को करवाता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा बाकी दो पे, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे। अगर फिर वी वाला वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखता हूं मैं, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब पिस्टन मूव नहीं कर रहा ना, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब पिस्टन ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे, और फिर अगर इसको हीट देता हूं तो क्या चीजें होगी, तो आइसोकोरिक वाली है वॉल्यूम कांस्टेंट। अगला आता है टेम्परेचर वाला, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होंगे ना, वो तो पिस्टन ऊपर करूं नीचे करूं, अंदर 5 मोल तब भी थे, बाद में भी अभी भी हैं, तो ये दो तो कांस्टेंट हो गया, आर तो कांस्टेंट ही होता है, गैस कांस्टेंट। तो बचा हुआ एक टेम्परेचर, वो चेंज हो सकता है। तो टेम्परेचर को अगर मैं फिक्स कर दूं तो बाकी दो पे क्या इफेक्ट, समझ गए? तो अब यही है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और एक और आता है हीट। हीट को अगर कांस्टेंट कर देते हैं तो ये हीट का ना अंदर आना ना बाहर जाना, जो हीट है वो, ठीक है। तो ऐसे करके अपने पास 4 प्रोसेस निकल के आएगी, आइसोबैरिक, पीवी, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट रहती है। बाकी सारे टर्म समझ गए? ठीक है। याद नहीं करना है, वो ऐसे याद रख लेना। देखो आइसोबैरिक, बार प्रेशर की यूनिट होती है ना, 1 बार, ऐसा समझ गए, प्रेशर की यूनिट होती है। तो बैरिक वाला क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है। टेम्परेचर तो थर्मल से समझ में आता है, थर्मल मतलब टेम्परेचर। एडियाबैटिक हीट से समझ में आ जाएगा ना। तो बचा हुआ क्या है, वॉल्यूम कोरिक, समझ गए? ठीक है। हाँ ठीक है, वॉल्यूम को कोरिक, क्योंकि कोरिक वर्ड टाइम के लिए यूज किया जाता है, नहीं पता, ठीक है छोड़ो। आइसोकोरिक टाइम के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे याद रख लेना बचा हुआ क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है। अब ये चारों प्रोसेस अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा आइसोथर्मल, नाम ही क्या है आइसोथर्मल, मतलब ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे प्रोसेस में। अब वो एक्सपेंशन हो तो भी मेरे को टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, और कंप्रेशन हो तो भी मेरे को टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। ये चीज समझ गए? अब टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रखेंगे, देखो कहाँ गया, यही पिस्टन से समझाते हैं। ठीक है। ये पिस्टन लगा हुआ है, अंदर कुछ प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर। मेरे को चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ठीक है। मतलब जो स्टार्टिंग में T1 है, बाद में भी वो T1 ही रहे। मान लो अभी यहाँ टेम्परेचर मैंने बोला है 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, समझ गए? अब इस पिस्टन यहाँ पे है तो टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। पिस्टन को अगर मैं कंप्रेस करूँगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, ये चीज समझ में आती है? नहीं आती? पिस्टन को कंप्रेस करने पे टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, ये थोड़ा समझ में आता है कि हाँ, अगर ये पिस्टन है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं इस पिस्टन को प्रेस करूं तो अंदर टेम्परेचर बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, समझ गया ना, बढ़ेगा टेम्परेचर। और पिस्टन को अगर मैं ऐसे दूर कर दूं, मतलब ऊपर, तो टेम्परेचर कम होगा। ये एक बेसिक, देखो ये वाला जो है अभी क्या, यहाँ पे इस स्टेट में अगर मैं जैसे इसको प्रेस किया तो अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा इधर उधर मूव करने लगेंगे। अब बस जगह कम हो जाएगी, वो बात अलग है वॉल्यूम की वजह से, लेकिन जैसे मैंने पिस्टन को कंप्रेस किया वो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ज्यादा मतलब शुरू होगा, तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा कंप्रेशन पे। ठीक है। और जैसे ही मैं इसको ऊपर करूंगा तो जगह ज्यादा मिल गई तो कूलिंग इफेक्ट आएगा ना। ये चीज आती है समझ में कि कोई एयर को अगर कंप्रेस करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ता है और दूर करूंगा तो कूलिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है। जो भी है, बस नहीं पता हो तो अब से याद रखना, कंप्रेशन पे इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा और दूर करने पे टेम्परेचर कम होगा। ठीक है। अब ये जी सुनो, जैसे मैंने ये पिस्टन को कंप्रेस किया,
अंदर टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया ना। लेकिन अभी यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कंडीशन पे कितना बोल रहा हूँ, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैंने पिस्टन को नीचे कंप्रेस किया तो वो टेम्परेचर अब बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 30, मैंने मतलब 40 मान लिया, ठीक है, कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ गया ना। लेकिन मुझे प्रोसेस कैसी चाहिए, आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर फिक्स चाहिए। तो पिस्टन नीचे आने पे भी टेम्परेचर फिक्स कब रहेगा, अब अंदर तो हीट बढ़ गई है तो हीट लिबरेट हो जाएगी ना बाहर। ये चीज थोड़ा सा इमेजिन करना आ रहा है ना। ये पिस्टन यहाँ पे था, यहाँ पे टेम्परेचर था 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ पिस्टन इतना नीचे आ गया तो यहाँ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा, मतलब उनमें वो क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ तो हीट बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो हीट क्या होगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हीट बढ़ी है तो टेम्परेचर भी बढ़ गया होगा ना, समझ में आया। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन मुझे आइसोथर्मल में क्या चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट चाहिए। तो अब इसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीट को बाहर फेंकना पड़ेगा ना। टेम्परेचर क्या होता है, कितनी हीट है वो टेम्परेचर होता है। जितनी ज्यादा हीट होगी किसी चीज के पास उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर। तो इसमें हीट बढ़ गई, अगर मैं हीट को बाहर लिबरेट करवा देता हूं तो टेम्परेचर कम हो जाएगा ना। तो अब इसमें क्या होगा, हीट, समझ गए, हीट बाहर लिबरेट होगी तो टेम्परेचर आ जाएगा ना। हीट लिबरेट होने के बाद थोड़ी हीट बाहर चली जाएगी तो वापस टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, 35। ये समझ में आया सभी को, ठीक है। अब जब नीचे से अगर मैं इसको ऊपर खींचता हूं तो अंदर कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब कूलिंग इफेक्ट है तो टेम्परेचर और कम हो जाएगा ना। 35 से मैंने बोला 30 हो गया, अब ऊपर करने पे 30 हो गया, तो अब इसको 35 मेंटेन करना है तो ये क्या करेगा, एनवायरनमेंट से हीट अंदर खींचेगा, ठीक है। अगर मैं इस पिस्टन को ऊपर कर दूं, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एनवायरनमेंट से हीट खींचेगा। ऊपर किया तो 30 हो गया, तो इसको हीट चाहिए ना 35 तक आने के लिए, तो एक्सपेंशन करूंगा तो वो हीट खींचेगा अंदर, और कंप्रेशन करूंगा तो हीट बाहर लिबरेट करेगा। ये कॉमन सेंस से भी समझ में आ जाता है कि जैसे मैंने पंप को नीचे प्रेस किया हीट बाहर ही जाएगी। ऐसा तो नहीं कि पंप को नीचे प्रेस करो और हीट भी खींच लेगा अंदर। हीट बाहर जाएगी तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, ऐसी बातें करते हो यार तुम लोग। ये समझ में आ रहा है ना सबको, इधर देख लो बेटा, अगर ये बीकर है, ये सारे इधर बातें नहीं, ये अगर बीकर है, ठीक है, और ये पिस्टन समझ लो ऊपर का, ठीक है, उसका ढक्कन ये वाला, ठीक है, और ये डंडा मेरा हाथ है, ठीक है। जब मान लो इतना जो भी एरिया था इसमें कुछ हीट हो गया, अभी मैं बोल रहा हूँ 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे मैंने इस पिस्टन को नीचे प्रेस किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना। अब यहाँ पे समझ गए, टेम्परेचर बढ़ा तो हीट बढ़ी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा यहाँ पे, हीट टेम्परेचर दोनों। तो मुझे चाहिए कि वापस से टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो ये क्या करेगा, हीट को लिबरेट ही करेगा, तब जाके इसका टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो पाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से अगर 35 था इसमें और मैंने ऊपर कर दिया पिस्टन, तो इसमें अब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन मुझे अगर 35 ही चाहिए तो ये एनवायरनमेंट से और हीट खींचेगा। समझ में आया। तो टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट रखवाना है तो आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। अब ये ऐसा नहीं कि यहाँ जाने के बाद जैसे जैसे मैं इसको नीचे प्रेस कर रहा हूँ हीट बाहर लिबरेट होती जा रही है और टेम्परेचर 35 ही रहेगा। जैसे जैसे मैं इसको ऊपर करते जा रहा हूँ हीट अंदर खींचती जा रही है और टेम्परेचर उतना ही रहेगा। समझ में आया, ठीक है, आ जाना चाहिए इतने में। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, हर एक स्टेप पे टेम्परेचर फिक्स रहेगा, चाहे वो पिस्टन नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। कैसे कांस्टेंट रहेगा ये मैंने समझा दिया, समझ गए। इवापोरेशन कूलिंग वाला, इवापोरेशन तो नहीं, कूलिंग वाला फैक्टर की हीट बाहर आना, हीट का अंदर आना, क्लियर है। तो वही चीज लिखी, टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा जीरो, T1 इज इक्वल टू T2। पिस्टन कहीं भी रखूं बेटा, बातें नहीं इधर, पिस्टन कहीं भी रखूं T1 इज इक्वल टू T2 वो सिस्टम मैनेज कर लेगा, सराउंडिंग से हीट लेके या सराउंडिंग को हीट देके मैनेज कर लेगा, ठीक है बेटा। इधर
हीट इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ ही हीट एक्सचेंज है, सराउंडिंग से अंदर आ रही है ना, तो हीट इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग एंड सिस्टम नॉट थर्मली इंसुलेटेड। सिस्टम थर्मली इंसुलेट नहीं होना चाहिए कि अपना जो तीसरा वाला सिस्टम था कौन सा, आइसोलेटेड वाला, वो होगा तो फिर ना तो हीट बाहर जा पाएगी ना अंदर। तो इसके लिए मुझे कौन सा सिस्टम चाहिए, सेकंड क्लोज सिस्टम चाहिए, समझ गए। तो सिस्टम नॉट थर्मली इंसुलेटेड, होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मतलब मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, जैसे अपनी बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है, बस यहाँ पे भी ये मशीन होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगी, ठीक है। और सिस्टम कैसा होगा, कंडक्टिंग वेसल या क्लोज्ड वेसल, और क्लोज्ड वेसल है तो उसकी वॉल कैसी होगी, डायाथर्मिक, क्लियर है, ठीक है। सिस्टम इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमेशा, चाहे वो कंप्रेस हो चाहे एक्सपैंड हो, तो ऐसे सिस्टम को उस टाइम पे क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल सिस्टम है, आइसोथर्मल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, क्लियर है। अब ये जो मैंने दो ग्राफ बनाए, इसमें मुझे फाइनल और इनिशियल तो दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, T1 है, ये भी क्या रहेगा, T1 ही रहेगा। जैसे यहाँ पे कुछ टेम्परेचर ये इतना ही है ना, और यहाँ पे, तो ये 2 पॉइंट टेम्परेचर के लिए तो फिक्स हो गए ना, इतने ही टेम्परेचर है, जब शुरू किया था तब भी इतना ही था, प्रोसेस के दौरान भी वो मेंटेन करके चल रहा है। अब वो हीट रिलीव कर रहा है या खींच रहा है, वो डिपेंड करता है प्रोसेस एक्सपेंशन की कि कंप्रेशन, बट स्टार्टिंग और एंडिंग में टेम्परेचर, और थ्रू आउट द प्रोसेस भी सेम है, स्टार्टिंग में भी सेम है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना, स्टार्टिंग में भी सेम है, एंडिंग में भी सेम है, और थ्रू आउट द प्रोसेस भी सेम है। जैसे ही पिस्टन थोड़ा सा भी नीचे आया, हीट लिबरेट, तो ऐसा नहीं होगा कि नीचे आया फिर चीजें, यहाँ पे 35 था, नीचे आते जाएगा, 35 मेंटेन रखेगा हीट को बाहर फेंकते हुए, ऐसा ऊपर जाएगा तब भी 35 मेंटेन रहेगा हीट को अंदर खींचते हुए, समझ गए। तो स्टार्टिंग, एंडिंग और पूरी प्रोसेस के हर एक स्टेप में 35 ही रहेगा। तो अगर ये ग्राफ बनाता हूं मैं और बोलता हूं कि क्या ये आइसोथर्मल का है, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग और एंडिंग ये तो सेम है, समझ में आए, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस इसने कम कर दिया ना। लेकिन अपनी डेफिनेशन क्या है आइसोथर्मल की, टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, इनिशियल पाथ में भी और फाइनल में भी। तो यहाँ पे तो पाथ में चेंज हो गई ना, समझ में आए। ऐसा थोड़ी कि यहाँ आने के बाद ही वो हीट एब्जॉर्ब और रिलीव करेगा, वो तो हर एक स्टेप पे कर रहा है, क्लियर है। तो ये वाला नॉट आइसोथर्मल और ये वाला है आइसोथर्मल, ये दोनों में समझ में आया ना, क्यों नहीं हो सेकंड वाला, ठीक है। अब अगला ये देखो, हर इक्वेशन अपनी पीवी इक्वल टू एनआरटी से देख रहे हैं। टेम्परेचर मैंने क्या बोला, कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, आर भी कांस्टेंट, क्लोज्ड वेसल है तो नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स है, तो वो भी चेंज नहीं हो रहे, तो ये तीनों चीज क्या हो गई, कांस्टेंट। पी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के इनवर्सली, जब भी ऐसा इनवर्सली वाला ग्राफ आएगा और ऊपर कुछ कांस्टेंट रहेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला, ठीक है। अब मुझे ये कुछ ग्राफ बना रखे हैं, इसमें अपने को डंडे खींचने हैं, ग्राफ दिखेगा कैसा, ठीक है। देखो आइसोथर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो जहां भी ग्राफ में टी आ रहा हो वो कांस्टेंट होना चाहिए। प्रेशर वॉल्यूम का है ना, ये तो इसमें टी नहीं आ रहा ना, और प्रेशर और वॉल्यूम तो ऐसे हाइपरबोला ग्राफ बनेगा इसका, तो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला, ठीक है। वॉल्यूम प्रेशर का एक ही बात है ना, वॉल्यूम प्रेशर बनाऊं या प्रेशर वॉल्यूम बनाऊं, पीवी का ग्राफ भी ऐसे बनेगा और वीपी का भी ऐसे बनेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पीटी को क्या दिया है, प्रेशर और टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कोई सी भी जगह फिक्स कर दो और ग्राफ सीधा खींच दो, टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा ना, तो ना तो इस ग्राफ की डंडी में ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं बना सकता, टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। ये प्रेशर और टेम्परेचर क्या फिक्स होता है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को एक पॉइंट पे फिक्स करके ग्राफ सीधा खींचो। ये मत करना कि इसको फिक्स करके ये, इसका मतलब हो रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। तो वो पॉइंट का मतलब है कि हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर फिक्स है, ऐसा। यहाँ पे तो हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर अलग हो गया ना, तो ना तो ग्राफ की डंडी में ऊपर नीचे कुछ नहीं कर सकता। टेम्परेचर फिक्स मतलब वो लाइन टेम्परेचर वाले से परपेंडिकुलर, ऐसा समझ लो सब भाषा में। वॉल्यूम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर फिक्स है तो टेम्परेचर फिक्स कर दिया, समझ गए। टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो टेम्परेचर फिक्स है ना, ये तो ग्राफ वो किसी के भी बीच का दे, समझ जाओगे ना। प्रेशर वॉल्यूम का दे तो हाइपरबोला बनाना,
लेकिन टेम्परेचर का प्रेशर के साथ दे, टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ दे, किसी के भी साथ दे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो टेम्परेचर वाला डंडा सीधा कर देना बस, जिस साइड भी टेम्परेचर हो, वो एक्स एक्सिस पे हो, वाई पे हो, कहीं भी हो। तो ये अलग, ये इससे ज्यादा वैरायटी नहीं बन सकती थी, सारी हो गई। ठीक है, मेन तो अपना यही ग्राफ है, ठीक है, पीवी का कि हाइपरबोला, लेकिन बाकी में भी ध्यान रखना कि टेम्परेचर कांस्टेंट के साथ कैसा बनेगा। ठीक है, समझ में आया आइसोथर्मल। ठीक है, फिर आइसोथर्मल में वर्क के फॉर्मूले अलग हैं, आएंगे आगे। ठीक है, वो फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद, वो हैं थोड़े अच्छे। ठीक है, यहाँ बेसिक समझ लो आइसोथर्मल होता क्या है प्रोसेस के नाम पे। अगला आता है अपना आइसोबैरिक। बार किसकी यूनिट है? प्रेशर। तो आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर। प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। समझ गए? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। ठीक है, तो आइसोबैरिक में क्या है? डेल पी, मतलब P1 इज इक्वल टू P2, और पूरी प्रोसेस में भी प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। यहाँ पे वो प्रेशर मेनली किस चीज की बात करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि अपना अगर मान लो ऐसा वेसल है तो यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा ना, समझ में आता है ना? एयर प्रेशर लगा रही होगी कुछ। ठीक है, तो मान लो जब पिस्टन नीचे जाएगा, पिस्टन नीचे किया मैंने, ठीक है, तो जैसे नीचे करूंगा तो वो और ऊपर धक्का देने की कोशिश करेगा ना पिस्टन। ये समझ में आता है ना? जैसे वो हवा भरते हैं अपन पंप से, तो जैसे पंप को नीचे किया, पंप ऊपर आने की कोशिश करता है। तो जैसे ही मैं इस पिस्टन को अगर नीचे करने की कोशिश कर, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ लग रहा होगा मान लो, जैसे ही मैंने इस पंप को थोड़ा भी नीचे किया, अंदर से ज्यादा प्रेशर मार रहे होगा ना, अंदर के जो पार्टिकल है वो और ऊपर धक्का देने की कोशिश करेंगे उसको। तो अंदर के पार्टिकल जैसे ऊपर धक्का देने की कोशिश करेंगे, ऊपर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर और बढ़ जाएगा ना। ये समझ में आया? तो ओवरऑल जो प्रेशर है वो थ्रू आउट द प्रोसेस में फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। P1 इज इक्वल टू P2 या चेंज इन प्रेशर 0। तो प्रेशर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। प्रोसेस इन द ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम वाली प्रोसेस में मोस्टली होता है, क्लोज में क्योंकि मुश्किल है वो, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, वाटर बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पानी जो बॉइल हो रहा है वो किसका एग्जांपल है? आइसोबैरिक। क्योंकि ऊपर से कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है ना 1 atm का, तभी 100 डिग्री पे बॉइल हो पाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन यही है ना कि क्या बोलते हैं, पानी कब बॉयल होगा? जब पानी के वेपर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तब वो बॉयल होगा। तो बॉइलिंग इन ओपन वेसल में जो भी पानी बॉयल हो रहा है उस पर एक फिक्स प्रेशर लग रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस। जितनी भी देर में बॉईल कर लूँ पानी को 100 डिग्री, मतलब टेम्परेचर फिक्स करके, या टेम्परेचर चेंज भी करूँ तो भी। समझ गए चीज? ठीक है, तो वाटर बॉइलिंग। अब इसके देखो PV इक्वल टू nRT था, प्रेशर मैंने कांस्टेंट किया, N फिक्स है, R फिक्स है, क्योंकि अपन सिस्टम मोस्टली ये वाला लेते हैं तो इसमें N फिक्स रहता है तो उसको गिनते नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीज फिक्स है, तो V और T के डायरेक्टली हो गए ना। तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली और डायरेक्टली होता है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। बची हुई जो भी चीज होती है वो कांस्टेंट होती है, तो उसको बोल देते हैं ये कांस्टेंट। ये जो है कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को M नाम दूं, या y इक्वल टू mx प्लस c वाला, और वो जो M होता है वो tan थीटा है, उसका एंगल होता है जो भी कांस्टेंट होता है। चलो, आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ये दो चीज कांस्टेंट ही होती है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बस अब ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, हाँ चलो, तुमको तो ग्राफ आएंगे, ग्राफ देखते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक, बस बात खत्म। ठीक है, पीवी अगर ग्राफ बनाना है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर वाला डंडा कैसा जाएगा? सीधा। ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर कौन कांस्टेंट है यहाँ पे? प्रेशर, तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा? ये। प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो ग्राफ ऐसा। समझ गए? टेम्परेचर और प्रेशर क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। वॉल्यूम और टेम्परेचर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा। और इसका जो थीटा आएगा ना, इसमें कुछ थीटा आएगा, तो वो थीटा होगा तुम्हारा ये tan थीटा m। ठीक है, ये थीटा क्या है तुम्हारा? m, जो कि क्या है? nr/p, जो कांस्टेंट है यहाँ पे ये। और ये nr/p कहाँ से आया? ये nr/p नीचे ले आया, ये कांस्टेंट है। ठीक है, T और V वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, सॉरी, अच्छा T और V ये तो इसके जैसे हो गए ना, तो ये भी स्ट्रेट लाइन, और इसमें भी वही थीटा। समझ गए चीजें क्या हो रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? ठीक है, ठीक है, देखो दो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस समझ के आ गए, तीसरी वाली पढ़ना है। ठीक है, तीसरी कौन सी है? आइसोकोरिंग।
देखो अपन ने आइसोथर्मल पढ़ लिया, बार प्रेशर वो वाला पढ़ लिया, तो बचा क्या, वॉल्यूम वाले बचा है बस लास्ट, ठीक है। और हीट का तो मतलब इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो उसमें से एक ही बचा था। तो आइसोकोरिक में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट या फिर चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट, V1 इज इक्वल टू मतलब V2 या फिर V1 इज इक्वल टू V1, दोनों सेम रहेंगे, स्टार्टिंग का वॉल्यूम और आखिरी का वॉल्यूम सेम है। और चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0। अब मुझे बताओ वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है तो कुछ काम हुआ होगा क्या, पिस्टन वहीं के वहीं है, वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो वर्क किया है बोलूंगा क्या मैं, नहीं, क्यों बोलूंगा, जब पिस्टन ना तो ऊपर हुआ है ना नीचे हुआ है, समझ गए ना। तो पिस्टन में अगर कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है ना, पिस्टन ऊपर जा रहा है ना नीचे, तभी वॉल्यूम कांस्टेंट रह पाएगा, समझ गए। तो वर्क डन इसमें क्या होता है, 0। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो वर्क डन 0 याद रखना, ठीक है। फिर इक्वेशन से कैसा आएगा वो बाद में देखेंगे वर्क डन वाले में। तो इसमें क्या, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएबल होता है, प्रोसेस इन द क्लोज सिस्टम वाले में देखते हैं वहीं का वही रखा है, टेम्परेचर और बाकी प्रेशर अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि ये चेंज होंगे, लेकिन वॉल्यूम अपन ने फिक्स रखा है कि पिस्टन का लेवल वहीं फिक्स कर दिया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है। वर्क डन 0 का याद रखोगे इससे, या फिर वर्क डन का एक फॉर्मूला आता है बाद में पढ़ोगे, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डैमेज, माइनस आता है आगे, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है, 0 है ना, ये 0 हो गया, तो P इंटू 0 0, तो ओवरऑल वर्क डन इक्वेशन से भी क्या आ रहा है, 0। या फिर इन जनरल भी अगर तुम सोचो कि पिस्टन वही है, तभी तो नीचे का वॉल्यूम फिक्स रह पाएगा, पिस्टन नीचे करूंगा तो वॉल्यूम कम, पिस्टन ऊपर करूंगा तो वॉल्यूम ज्यादा। अगर मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम फिक्स, तो पिस्टन कहीं भी मूव नहीं करना चाहिए, तो वर्क नहीं किया ना मैंने, तो फिर क्या हो जाएगा, वर्क डन 0, याद रखना ऐसे पॉइंट के लिए, ठीक है। अब इसके ग्राफ आते हैं, ठीक है। इसका भी भाई PV इक्वल टू nRT, कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम ना, तो वॉल्यूम अपन ने हटा दिया, 0 कर दिया, नंबर ऑफ मोल फिक्स, R कांस्टेंट, तो बचा क्या, P और T, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, समझ में आता है, ठीक है। और बची हुई जो भी चीज है NR बाई V क्या हो जाएगा, उसका कांस्टेंट थीटा। P और T का ग्राफ है, इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो V वाला कांस्टेंट करोगे, P और T वॉल्यूम तो है नहीं ना, और P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन, इसका भी थीटा आएगा, थीटा क्या आएगा, NR बाय V, ये है ना इसका थीटा या फिर बोलो M, ठीक है। V और T क्या कांस्टेंट है, V और P कांस्टेंट है ना, T और P तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये V और T, V कांस्टेंट है तो समझ गए, एक्स एक्सिस पे क्या दिया उसके हिसाब से ग्राफ खींचना, ना कि रटना। ये मत करना कि रट लिया कि इसमें ऐसे सीधा होगा, इसमें इस पे सीधा होगा, और उसने एक्स और वाई फ्लिप कर दिए तो ऐसा सीधा ऐसा हो जाएगा, समझ गए। जहां वॉल्यूम दिख रहा है उस वाले डंडे को सीधा करो बस, और वो एक्स पे हो तो एक्स पे, वाई पे हो तो वाई पे, ठीक है। चलो एक और अगली प्रोसेस आती है अपनी एडियाबेटिक प्रोसेस, बेटा सारे इधर बातें करो। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगी, ठीक है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, हीट 0 मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, ना तो सिस्टम से बाहर जा रही है ना सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आ रही है, इसलिए बोला हीट कांस्टेंट या फिर हीट 0। तो 0 का मतलब वो समझना कि 0 हो गई डाटा, Q इक्वल टू 0 का मतलब है कि वो कांस्टेंट है, ठीक है। और Q स्मॉल लिखे बड़ा Q लिखे एक ही बात है, वो हीट होता है Q का सिंबल, तो हीट 0, नो हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज नहीं है मतलब अपनी वॉल कैसी हो गई, इंसुलेटेड थर्मस वाली, वो थर्ड प्रोसेस, ठीक है। तो टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर वेरी कर सकता है ना सिस्टम का, टेम्परेचर तो वेरी कर सकता है, अगर मैं कंप्रेशन और एक्सपेंशन करूं तो टेम्परेचर डायरेक्टली चलो ये चीज देख लेना बेटा इसमें ना, नो हीट एक्सचेंज, लेकिन टेम्परेचर वेरी कर सकता है सिस्टम का, ठीक है। सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है मतलब भाई, हाँ ठीक है, सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, ये कुछ पॉइंट याद रखना। एडियाबेटिक का कोई ग्राफ कुछ नहीं, हीट का कोई ग्राफ नहीं आता, ठीक है। अगला आता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में अपन पढ़ के आए, साइक्लिक मतलब क्या, जहां से शुरू हो रही है वहां पे आके खत्म हो रही है, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं और एक लूप बनता है,
क्या याद रखोगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है और एक लूप बनता है, दोनों कंडीशन जरूरी है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम और लूप बनना चाहिए। एडियाबैटिक में देखो हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ना तो हीट अंदर से बाहर जा रही है ना हीट बाहर से अंदर आ रही है। अब वो जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वेरीज, वो ऐसा होगा कि जो अपन कंप्रेशन करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर एक्सपेंशन करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि एक्सपेंशन पे कूलिंग होता है और कंप्रेशन पे हीट जनरेट होती है, ऐसा तो उसकी वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन अंदर जितनी हीट थी उतनी अभी भी रहेगी। जैसे इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, कुछ ये रूम है, ठीक है, इस रूम में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट है। अब इस रूम के साइज के हिसाब से वो हो सकता है हीट लग रही हो अपनी बॉडी को, लेकिन अगर यही इस रूम का 10 टाइम्स साइज बड़ा होता और इतनी ही हीट है तो वहां पे वो हीट लगेगी नहीं, तो वहां टेम्परेचर कम शो होगा, समझ गए, दूर दूर हो जाएंगे। तो हीट का अमाउंट उतना ही है लेकिन हीट फील नहीं हो रही तो टेम्परेचर कम, मतलब जगह का फर्क पड़ रहा है बस, ऐसा कंप्रेशन और एक्सपेंशन में। लेकिन अमाउंट ऑफ हीट तो उतनी है, ना तो हीट बाहर गई ना हीट अंदर आई, लेकिन जगह ज्यादा कर दूंगा तो वो हीट फील नहीं होगी तो टेम्परेचर कम हो गया, और कंप्रेस कर दूंगा तो वो थोड़ी सी जगह में आ जाएगी हीट तो ज्यादा लगेगी, इसीलिए टेम्परेचर ज्यादा। तो वो है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वैरी कर सकता है लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं, ठीक है, एडियाबैटिक बात। चलो सारे इधर बेटा बातें नहीं। साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या बोला मैंने, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगी, जहाँ से शुरू हो वहीं पे आके खत्म होगा, और एक लूप बनना चाहिए अगर ग्राफ की बात करेंगे तो, ठीक है। चलो सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। चेंज इन ऑल द, अच्छा अपन उधर जो दो फंक्शन पढ़ के आते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन में अपन ने बोला था ना सारी साइक्लिक चीजें स्टेट फंक्शन में 0 हो जाती है और पाथ में 0 नहीं होती है। पाथ के दो एग्जांपल थे, हीट और वर्क। अगर मैं बोलूँ यहाँ से पिस्टन शुरू हुआ, कंप्रेस किया और ऊपर किया, वापस वहीं आ गया, तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि मैंने कुछ वर्क नहीं किया। वर्क तो किया ना, एक बार नीचे गया था फिर कंप्रेस एक्सपेंड, तो वर्क तो हुआ, भले इनिशियल और फाइनल स्टेप सेम है। तो पाथ फंक्शन में साइक्लिक में 0 नहीं होता कभी भी, समझ में आया, पाथ फंक्शन में साइक्लिक में 0 नहीं होगा। लेकिन अगर स्टेट फंक्शन की बात करूं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है कि इनिशियल यहाँ था, जाके जब वापस आया तो फाइनल भी यही है, तो इसमें सारी चीजें क्या हो जाती है, 0, जैसी थी वैसी हो जाती है स्टेट फंक्शन के लिए। ये कल पढ़ा है ना, तो ये चीज याद रखना, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन वाले में। स्टेट फंक्शन में साइक्लिक प्रोसेस 0 होती है, ठीक है, लेकिन अगर पाथ की बोलूं तो 0 नहीं होगी, पाथ में साइक्लिक 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये लिखा है चेंज इन ऑल द स्टेट फंक्शन विल बी 0, सारे स्टेट फंक्शन साइक्लिक में क्या होती है, 0, ठीक है। स्टेट फंक्शन के एग्जांपल याद है ना, P, B, T, N और सारी एनर्जी के टर्म्स, ठीक है, समझ गए, ठीक है। जैसे मैंने बोला वॉल्यूम, तो यहाँ पे था, नीचे गया वापस ऊपर आया, तो वॉल्यूम उतना ही है ना अभी भी, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 जितना था। प्रेशर, पहले नीचे गया ऊपर, अभी भी उतना ही है प्रेशर उस जगह, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल तो वैसे भी चेंज नहीं होंगे क्लोज के लिए, ठीक है। और क्या चीज बची, जितने भी एनर्जी के टर्म्स थे, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब भी कैसे रहेंगे, फिक्स ही रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेट फंक्शन थे, तो वो सब के चेंज क्या होंगे, 0, सारे एनर्जी के टर्म्स के 0, ठीक है। और P, V, T के चेंज भी क्या होते हैं इसमें, 0, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा आता है, साइक्लिक अलग ही बना हुआ दिख जाएगा तुमको, गोला बना हुआ दिखेगा। A से अगर कोई चीज शुरू हुई तो वापस से A पे खत्म होगी, B से शुरू हुई तो वापस से B पे खत्म, C से शुरू C पे खत्म, D से शुरू D पे खत्म, ठीक है। साइक्लिक का ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा आएगा तो अपन बता पाएंगे कि वो ग्राफ किस चीज का है और कैसा है, लेकिन ऐसा आड़ा टेढ़ा आएगा तो नहीं बता सकते उसमें, ठीक है, नहीं बता सकते, ठीक है। देखो क्यों, इस वाले में A से B अगर मैं जा रहा हूँ, इधर देखना, A से B जा रहा हूँ तो क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है ना। लेकिन इसमें अगर मैं बोलूँ A से B जा रहा हूँ तो प्रेशर कांस्टेंट है क्या, नहीं, ना वॉल्यूम कांस्टेंट, तो कोई भी चीज उसमें तुम कांस्टेंट नहीं रख पा रहे, समझ गए। तो साइक्लिक के लिए होगी वो भी चीज 0, लेकिन तुम पाथ बता नहीं पाओगे कि A से B क्या है, B से C क्या है, C से D क्या है, D से A क्या है, इसमें मैं बता पाऊंगा, समझ गए। तो है वो भी साइक्लिक का ही ग्राफ
है ये भी साइक्लिक का, लेकिन इस साइक्लिक से तुम कुछ कंक्लूजन निकाल पाओगे, वहाँ से ऐसे नहीं निकाल पाओगे कि पॉजिटिव स्विच कांस्टेंट। हर एक पॉइंट पे अलग आएगा आंसर, समझ गए। लेकिन ए से भी इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर का डंडा एक ही है, जितना प्रेशर यहाँ पे था उतने यहाँ भी प्रेशर तो फिक्स हो गया ना। चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट तो बाकी दो चीज तो बढ़ सकती है। प्रेशर कांस्टेंट तो क्या बोलते हैं उसको, आइसोबारिक। तो पहला वाला क्या होगा, आइसोबारिक। बी से सी में क्या कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम, तो आइसोबारिक। सी से डी में क्या वापस कांस्टेंट हो गया, प्रेशर, तो आइसोबारिक। और ए से डी में वापस क्या कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम, तो आइसोबारिक। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये एक्सपेंशन और कूलिंग वाले जो ना इधर से उधर जा रहा है, एरो अगर उधर जाए तो उसको याद रखना अभी कि हीटिंग और एक्सपेंशन आ रहा है। एरो ऊपर से नीचे आया तो कूलिंग, ठीक है, इधर से इधर जाए तो अपोजिट, ये आइसोबारिक में वापस कूलिंग, और ऊपर जाएगा तो हीटिंग। अभी इसको ऐसे याद रखना, क्योंकि ये फार्मूले से वो माइनस, वर्क में माइनस लगता है तो उसकी वजह से दिक्कत है, मतलब ये चीज़ें बहुत चेंज होगी। हीटिंग कूलिंग यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसका ग्राफ से कैसे आ रहा है, आप नीचे बोल रहे थे तो कूलिंग बोल रहे थे। ए से बी में क्या है, हीटिंग हो रहा है, और सी से डी में क्या हो रहा है, कूलिंग। तो ए से बी में वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो उसकी वजह से हीटिंग, और इसमें सी से डी पे वॉल्यूम कम हो रहा है तो कूलिंग। और बी से सी में भी कूलिंग हो रही है, और बी से सी में कूलिंग, और डी से ए में हीटिंग। जो सेम है उनको मेजर कर देखोगे ना आपस में, तो इधर से उधर जा रहे हैं तो हीटिंग, रिटर्न आ रहे हैं तो कूलिंग, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कूलिंग, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हीटिंग। अभी इस ग्राफ को ऐसे ही याद रखो, ए बी, बी सी, सी डी, डी। ये जो ग्राफ दिया है पी से बी, देखो इसमें क्या है, ए से शुरू होकर अगर मैं बी पे गया और बी से वापस कहाँ आ गया, ए पे, तो ये भी क्या है, इनिशियल और फाइनल प्रोसेस सेम। तो ये वाला क्या साइक्लिक का ग्राफ है, नहीं है, साइक्लिक में लूप बनना चाहिए, इसमें लूप नहीं बन रहा, भले इनिशियल फाइनल से ए से बी पे गया, बी से ए पे आया, ठीक है, लेकिन ये वाला साइक्लिक का नहीं है ग्राफ, ठीक है, लिख लेना। दिस इज नॉट साइक्लिक, ये समझ गए सभी, ये वाला साइक्लिक का ग्राफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये फाइनली जो तुम्हारी सारी प्रोसेस है ना, सारी प्रोसेस का फाइनली ग्राफ से क्वेश्चन आता है। ग्राफ देगा और पूछेगा कौन सा ग्राफ या कौन सी लाइन कौन से उसकी है। 2 लाइन से आराम से बता सकता हूँ मैं, ये तो कोई भी बता देगा ना। ये वाली लाइन कौन सी है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर बार की यूनिट तो आइसो, ये है, ठीक है। इस पे क्या कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट, इस वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट तो आइसोकोरिक। अब 2 प्रोसेस और बची, देखो साइक्लिक तो है नहीं कहीं से कहीं तक, बची कौन सी, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो ये दोनों में से एक आइसोथर्मल होगा, एक एडियाबैटिक होगा। तो या तो फाइनली याद कर लेना, ठीक है, या फिर समझने के लिए मैं बता देता हूँ कैसा आया है, ठीक है। देखो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के ये फॉर्मूले बाद में पढ़ लोगे या, ठीक है। देखो PV इक्वल टू nRT होता है, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, थर्मल में तो TB कांस्टेंट हो गया ना, तो PV कांस्टेंट होता है इसका आइसोथर्मल के लिए। लेकिन वही चीज जब एडियाबैटिक के फॉर्मूले लिखे जाते हैं ना, तो PV की पावर गामा आ जाता है यहाँ पे, PV की पावर गामा कांस्टेंट। नॉर्मली आइसोथर्मल बोलेंगे तो सिर्फ PV कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में PV की पावर गामा कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है नया, याद कर लेना। गामा क्या है पढ़ेंगे सब आगे, विधि वाले पार्ट में आएगा, इसीलिए ठीक है। अभी बस इतना याद रखो, PV कांस्टेंट, PV की पावर गामा कांस्टेंट। अब मुझे प्रेशर और वॉल्यूम का चाहिए ना, कि प्रेशर और वॉल्यूम में कौन सा ग्राफ किसका, तो प्रेशर इनवर्सली वॉल्यूम कांस्टेंट के नीचे, यहाँ प्रेशर और V की पावर गामा नीचे, समझ आए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट वाली चीज तो ठीक है, वॉल्यूम जिसका कम ज्यादा उसके हिसाब से, ये भी और ये भी, इन दोनों में कुछ फर्क है ना, उसमें V की पावर गामा है, गामा की वैल्यू, हाँ गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा ही आएगी। जब अभी देखोगे ना हीट में, गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, ठीक। तो गामा की वैल्यू मोर देन 1 ही रहेगी, तो गामा की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो V ज्यादा है ना, मतलब V की पावर गामा ज्यादा बड़ा है V से। अगर मैं बोल रहा हूँ गामा 1 से मोर है, मैंने बोला 2 है, तो V बड़ा है कि V की पावर 2 बड़ा है,
टू बड़ा है ना, तो v की पावर 2 ज़्यादा बड़ा होगा v से। तो अगर ये चीज़ ज़्यादा बड़ी है तो ये चीज़ कम होगी ना, और ये उसके कंपेयर में ये ज़्यादा होगी, क्योंकि देखो ये बड़ा नंबर है तो ये ज़्यादा छोटा नंबर होगा, ये ज़्यादा छोटा है, और इसको इससे कंपेयर करूँ तो ये p और ये p में कौन बड़ा होगा, ये वाला। समझ में आ गया, क्योंकि ये छोटा है तो उसके कंपेयर में दोनों में ऐसा। तो v की पावर गामा और v में कौन बड़ा है, v की पावर गामा। तो ये ज्यादा बड़ा है तो ये वो ज्यादा छोटा होगा, और इन दोनों में कंपेयर करूँ तो ये ज्यादा छोटा है तो ये बड़ा होगा। तो p एडियाबैटिक का और आइसोथर्मल में अगर कंपेयर करूँ आइसोथर्मल का, ठीक है, तो आइसोथर्मल का p ज्यादा होगा ना, ये आइसोथर्मल का ग्राफ है तो आइसोथर्मल का p ज्यादा होगा एडियाबैटिक से। क्यों, क्योंकि v की पावर गामा वाला बड़ा होता है। तो अब मुझे चाहिए कि इनके क्या p चेक करना है मेरे को, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, p चेक करना है तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूंगा ना, ये। तो अब मुझे 2 पॉइंट मिले, समझ गए जी, एक ये और एक ये। p कौन से पॉइंट पे ज्यादा है, ये वाले पॉइंट पे ज्यादा है ना, तो ये पॉइंट किस ग्राफ का है, इसका। ये मान लो मैंने बोला p, ये भी p है, ठीक है, हाँ ये वाला p ज्यादा है ना, ये p हाई है, ये लो। तो ज्यादा p किसका था, आइसोथर्मल। तो ये ग्राफ जिस पे जा रहा है वो किसका है, आइसोथर्मल। और p कम किसका था, एडियाबैटिक। तो ये ग्राफ जिस पे जा रहा है वो किसका है, एडियाबैटिक। ठीक है, या फिर सीधा याद कर लो, जो कर्व नीचे आता है या फिर जिसका स्लोप एकदम से ऐसा चलता है वो एडियाबैटिक का होगा, और आइसोथर्मल का जिसका स्लोप ऐसा आराम से चलता है। समझ गए सर वॉल्यूम तो वो आइसोथर्मल वाले का ज्यादा है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया मैंने, इसमें तो आपने लिखा है नीचे। दोनों चीज एक साथ तो नहीं देख पाऊंगा, तो मैं एक चीज को कांस्टेंट करके दूसरी चीज को देखूंगा ना। तो मैंने बोला है कि वॉल्यूम इसका ज्यादा, ये चलो मैं फिर प्रेशर मेरे को कांस्टेंट करना पड़ेगा, तब जाके एक चीज को कांस्टेंट करोगे तब दूसरे को कंपेयर तो करोगे। वहाँ जहाँ से वो शुरू हुआ ना, वहाँ तो प्रेशर दोनों का ही सेम था। यहाँ वो ऐसे इसमें दिख रहे हैं, ऐसे है नहीं वो, ठीक है, दोनों यहाँ पे मीट नहीं हो रहे, दोनों अलग ही हैं, वो दोनों ग्राफ अलग हैं ऐसे, ठीक है। तो तुमको कोई एक चीज को कांस्टेंट करके फिर दूसरी चीज मेजर करते हो, तो मैंने क्या कांस्टेंट कर दिया था, ये वाला, फिर इस चीज को लिखा है, ठीक है। तो इसमें अगर क्वेश्चन आता है ग्राफ से, आता है ये फिजिक्स में भी आता है और यहाँ भी आता है, ग्राफ बना के देगा और पूछेगा कि कौन सी लाइन कौन से वाले की है, तो ये ऊपर वो दोनों तो तुम भी बता दोगे। इन दो में कंफ्यूजन होता है, नीचे वाला एडियाबैटिक, ऊपर वाला आइसोथर्मल। सर हाँ, अपन ने पहले वो गामा बड़ा था तो उसको लेंगे, फिर अपन ने ये जो सेकंड लिए तो वॉल्यूम कांस्टेंट करे, इसलिए आइसोथर्मल बड़ा हो। इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, हाँ, तो v की पावर गामा बड़ा होगा कि v बड़ा होगा, पावर गामा। तो ये ज्यादा बड़ा है हाँ, तो ये ज्यादा छोटा होगा, हाँ, ये उतना बड़ा नहीं है तो ये उतना छोटा नहीं होगा। तो p और p में पूछूं तो कौन ज्यादा छोटा है, ये वाला p, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा था तो ये ज्यादा छोटा होगा। तो इन दोनों में कौन ज्यादा छोटा है, ये वाला। ठीक है, p ज्यादा छोटा है, ये आइसोथर्मल से, तो मैंने लिख लिया p ये वाला छोटा है, ये बड़ा है। अब मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट मार दिया, तो अब मैं p चेक कर दूंगा ना किसका बड़ा है किसका छोटा है, तो वहां से मुझे पता लग जाएगा। समझ में आया सभी को। तो ये यहाँ से पता करना है, वरना सीधा याद कर लो, नीचे वाला एडियाबैटिक, ऊपर वाला आइसोथर्मल। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का बेसिक पार्ट खत्म होता है। अब इसमें सबके वर्क डन आएंगे जब वर्क पढ़ लोगे तो, ठीक है। तो अभी अपन पढ़ते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, फिर उसके बाद हीट और वर्क पढ़ेंगे, फिर ये सब चीजें मिक्स में आएंगी, ठीक है। और सभी इधर बैठा है ना, पढ़े आगे का, चलो। तो अपन ने सारी प्रोसेसेस देख ली कितनी है, ठीक है, साइक्लिक तक, उसके ग्राफ देख लिए, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक वाले। समझ गए सब यहाँ तक।
उसके बाद 2 प्रोसेसेस और पढ़नी है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये प्रोसेसेस से चल रही है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। जब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल पढ़ लेंगे तो अभी तक जितना पढ़ा इन सब का यूज अब फिर आगे आएगा कि मैं बोलूँ इरिवर्सिबल आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोकोरिक रिवर्सिबल, ऐसे। तो ऐसे करके चीजें मर्ज में आएगी फिर उसके बाद। तो पहले इंडिविजुअल समझ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे वर्क में ये सारी चीजें वापस से, ठीक है। चलो, तो अगली जो 2 स्टेप्स आती है ना तुम्हारी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो होती क्या? देखो नाम से क्लियर है ना दोनों, एक रिवर्सिबल होगी और एक इरिवर्सिबल है, ठीक है। समझना क्या? देखो रिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्स कर सकता हूं मैं हर एक छोटे छोटे स्टेप्स पे, रिवर्सिबल नाम ही है ना उसका, तो हर एक छोटे छोटे स्टेप्स पे उसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ। और इरिवर्सिबल में क्या, ऐसे रिवर्स नहीं कर पाता मैं उसको हर एक छोटे छोटे स्टेप पे, बस ये मेजर फर्क है। अब देखो इसको हो क्या रहा है, सारे इधर देखना है ना, ये पिस्टन लिए मैंने 2, ठीक है। अब इसको वो इस पिस्टन से इसमें बोले, इससे इसमें बोले, दोनों बातें सही है। ये M मास का मैंने कोई बहुत ईट समझ लो, बहुत भारी मास से बड़ा सा पत्थर उठाया और इस पिस्टन के ऊपर रख दिया। जैसे ही बड़ा सा पत्थर उठा के मैंने पिस्टन के ऊपर रखा, वो पिस्टन एकदम से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो एकदम से उसकी सारी चीजें चेंज हो जाएगी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब, ठीक है। तो अब वो रिवर्सिबल ऐसे, मतलब हर एक स्टेप उसकी रिवर्सिबल नहीं है ना, समझ गया ना। एक जैसे पत्थर रखा, एकदम से नीचे हो गया, तो वो जो स्टेप बाय स्टेप में जाना चाहिए था वैसे नहीं गया, वो एकदम से आखिर तक पहुंच गया। तो ये वाली चीज, और ये क्या, यहाँ इसमें पार्टिकल दूर दूर होंगे, अभी इसमें पार्टिकल भाई बहुत पास आ गए। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो सारी चीजें भी चेंज होगी एकदम से, ये समझ गया सभी। तो वही चीजें लिखेगी, अकर एट वंस फाइनाइट टाइम, एक लिमिटेड टाइम लेती, जैसे पत्थर रखा मैं देख लूंगा घड़ी में 1 सेकंड 2 सेकंड में यहाँ पे नीचे आ गया, 1 सेकंड भी नहीं लगना उसको, समझ गए। तो एक लिमिटेड या फाइनाइट टाइम में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी, ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे, जैसे पत्थर रखा पिस्टन नीचे, और एक लिमिट आएगी कि उससे नीचे नहीं जा पाएगा, बस वहां रुक जाएगा पिस्टन। तो सिंगल स्टेप में होती है प्रोसेस। और फास्ट होगी कि स्लो? फास्ट। तो फास्ट होती है एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर ये अप्लाई कर रहा है ना, वजन जो बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है। ये मास चेंज थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं, ये मास एक बार मैंने पत्थर उठाया और रख दिया, तो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लग रहा है, वो मास फिक्स है ना, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ये रहा। इक्विलिब्रियम इसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेप में आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब जितना प्रेशर बाहर से लग रहा है उतना ही अंदर से लगना चाहिए। देखो जब ये मास मैंने नहीं रखा था, जब ये मास मैंने नहीं रखा था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये जो गैस प्रेशर लगा दी थी, ये बराबर होगा। जब मैंने मास ऐड कर दिया तो एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड हो गया ना, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड हुआ है, ये और इसका, ये इन दोनों को अपोज करने के लिए, अब जो गैस बहुत पास में आ गई, ये अपोज कर रही है, तो वो जो पॉइंट लिखा है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अभी इनिशियल पे है, ठीक है। अब जब तक वो मास मतलब पिस्टन रुक नहीं जाता, तब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा ना। जैसे पिस्टन रुका, उस जगह इक्विलिब्रियम होगा कि अंदर की गैस उतना ही प्रेशर लगा रही है और इसका कुछ वेट है, तो ये चीज समझ में आई। एक यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिखेगा जब मैंने मास नहीं रखा था, और जैसे ही मास रखा और पिस्टन नीचे हुआ, अगला इक्विलिब्रियम कब आएगा? इक्विलिब्रियम मतलब बराबर, कि वो ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। तो मास जैसे रखा हो तो नीचे जा रहा है ना एकदम से, तो बीच की स्टेप पे कहीं इक्विलिब्रियम थोड़ी ना मिल रहा है, वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम, अगला इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब वो अंदर का प्रेशर इस मास से जो प्रेशर लग रहा है उसके बराबर हो जाएगा। तो इस स्टेप में अब जो एक लिमिट आ जाएगी ना कि ये और ज्यादा नीचे नहीं जाने देगा इसको, तो अब जो प्रेशर लग रहा है एयर का और इस मास का, और ये अंदर से जो ये पार्टिकल प्रेशर मार रहे हैं, अब इक्विलिब्रियम आया ना, तो इसका इक्विलिब्रियम कब आता है? इनिशियल और फाइनल पे, बीच में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, तो वही लिखा है नॉट इन बिटवीन। समझ में आता है सभी को कि इक्विलिब्रियम बीच में नहीं आएगा, यहीं पे आ रहा है दो जगह। ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा है, अपोजिंग फोर्स है इसमें। ड्राइविंग फोर्स मतलब ये मास, यही है ना ड्राइविंग फोर्स जो इस पिस्टन को नीचे धक्का दे रहा है। ड्राइविंग मतलब जो एक्शन कर रहा है,
तो एक्शन कौन करवा रहा है? ये मास। जैसे ही मास रखा तो ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा है, अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स कौन है? गैस वाला। तो अभी जो गैस प्रेशर लगा रही थी वो तो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर लगा रही थी ना, लेकिन अचानक से ऊपर एकदम वेट आ गया, तो पहले तो ये गैस कंप्रेस होगी एक लिमिट तक, फिर ये गैस इतना प्रेशर लगा पाएगी कि वो उस वेट के अपोज में प्रेशर लगा दे एक लिमिट के बाद। ठीक है, तो वही लिखा है कि ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा होगा, अपोजिंग फोर्स यहाँ पर। समझ में आया? ये अपोजिंग फोर्स ये वाला है, ये ड्राइविंग है ना, ये क्या होगा? ड्राइविंग फोर्स। और अपोजिंग फोर्स किसका होगा? इसका होगा ना, अपोजिंग। तो ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, अपोजिंग फोर्स। ठीक है, ये चीज प्रैक्टिकली यही होता है हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम। ये याद रखना, प्रैक्टिकली ये वाली चीज जो लाइफ में डेली रूटीन में मशीन्स में यूज हो रही है। ठीक है, और सारी नेचुरल प्रोसेस इसी बेसिस पे काम करते हैं। अगर एग्जाम्पल ये समझ में आया, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, मतलब सॉरी ये रिवर्सिबल क्या होती है। ठीक है, अब देखते हैं रिवर्सिबल वाली प्रोसेस का क्या सीन है। ठीक है, चलो रिवर्सिबल प्रोसेस में हो क्या रहा है। अब देखो, इस चीज को वो ऐसे भी समझा सकता है बुक में कि मान लो पहले ऐसा था, जैसे मैं इस मास को हटाऊंगा एकदम से पिस्टन ऊपर आ जाएगा ना। देखो अभी ये गैस कितना प्रेशर लगा रही है कि एयर के और इसके प्रेशर को रोक पाए, कितना प्रेशर लगा रही है। अगर ये मैंने यहाँ से हटा दिया तो इसका प्रेशर अब ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि ये इसको अपोज करने के लिए भी प्रेशर लगा रहा था। सिर्फ इससे हुआ है ये 1 + 2 और ये 3। अगर मैं बोलूं ये 1, ये वाला प्रेशर 2 और ये 3, तो मैं बोलूं 1 + 2 = 3 है ना। वो कि 3 कितना प्रेशर लगा रहा है अभी कि 1 और 2 को रोक पाए। अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने 2 गायब कर दिया वहां से, तो इसके अंदर अभी 1 + 2 है ना, तो इसके अब ऊपर से कौन बचा? बस 1। तो 1 = 1 + 2 इधर था ना, अभी तो ये 3 है। कुछ समझ में आ रहा है कैलकुलेशन से क्या बोल रहा हूँ मैं? ऊपर जब वेट हटा दिया तो ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है? सिर्फ 1 वाला, लेकिन अंदर वो इतना स्टार्टिंग में जब वेट रखा हुआ था तो अंदर वाली गैस को इतना प्रेशर लगा रही ना 1 + 2 दोनों का। मैंने भले ऊपर से वेट हटा दिया, तो अब वो ये क्या करेगी? इसको ऊपर धक्का देगी। कब तक? जब तक ये 2 गायब नहीं हो जाएगा। समझ गए? तो या तो इससे बोलूं कि ऐसा हो रहा है, या फिर इसके पहले से मास रखा था, मास जैसे ही हटाया अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो वो पिस्टन को ऊपर धक्का देगा, तो वो एकदम से यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे मास मिलेगा। समझ गए? तो या तो इस स्टेप से ये या फिर इससे ये। क्लियर है? ठीक है, अब रिवर्सिबल प्रोसेस वाला पार्ट समझते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा है? जो पिस्टन नीचे दब रहा है या फिर नीचे से ऊपर उठ रहा है, अपन ये वाला प्रोसेस समझते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है अभी। ठीक है, ये पिस्टन था, इसमें कुछ गैस के पार्टिकल थे। ठीक है, ऊपर से क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा ना, और उतना ही बराबर प्रेशर ये गैसेस लगा रही होगी अंदर से, तभी पिस्टन वहां रुका हुआ है। गैस ज्यादा प्रेशर लगाती तो पिस्टन ऊपर हो जाता, एटमॉस्फेयर ज्यादा प्रेशर लगाता तो पिस्टन नीचे हो जाता। अभी दोनों बराबर होंगे तभी ये यहाँ पे रुका हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो बुक में रेत का एग्जाम्पल लिया हुआ है कि छोटे छोटे रेत के पार्टिकल अपन रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक रेत का पार्टिकल डालूंगा, कुछ होगा क्या? 2 रेत का पार्टिकल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 100। तो जैसे जैसे रेत के पार्टिकल बढ़ेंगे वैसे वैसे पिस्टन बहुत धीरे धीरे नीचे जाएगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि 100 रेत के पार्टिकल हुआ और एकदम से नीचे आ गया। समझ गया ना? बहुत स्लाइटली थोड़ा थोड़ा ये नीचे जाएगा। अब वही ये वाली जो स्टेप है, अगर मेरे को पिस्टन यहाँ से खिलाना है तो कितनी स्टेप में आया हुआ है? बहुत धीरे धीरे हर एक रेत का पार्टिकल बढ़ाते बढ़ाते बहुत माइन्यूट सा आया होगा। समझ में आता है ये? अब मैं चाहूँ कि बीच में से यहाँ से प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाए, तो मैं रेत हटाने लग जाऊंगा वापस से एक पार्टिकल, तो वहीं से वो ऊपर हो जाएगी ना प्रोसेस। तो जरूरी थोड़ी कि प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही वो रिवर्स मतलब वापस आ पाए। मैं उसको कोई सी भी स्टेप से वापस ला सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें वो जो एग्जांपल है वो ये है कि ऊपर से एक रेत का पार्टिकल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे वही रेत के पार्टिकल बहुत सारे कर दिए। समझ गए? क्लियर है?
ये सेम है, ठीक है। फैन पार्टिकल्स, तो रेत के पार्टिकल जैसे जैसे बढ़ाते जा रहा हूँ ये स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप में नीचे आना है, ठीक है। तो कोई से भी स्टेप से मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ ना अभी रेत हटा के, तो ये काय में आती है, रिवर्सिबल प्रोसेस में आता है, ठीक है। अकर्स इन इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स, ठीक है। मल्टी स्टेप है, टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू फिनिश। इसको अगर पूरा अंत तक लाना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसको, इनफाइनाइट मतलब बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ये फास्ट होगी कि स्लो, बहुत स्लो, वेरी स्लो एट वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर। अब इसमें एक्सटर्नल प्रेशर फिक्स कर दिया था ना मैंने, एक पत्थर उठाया रखा, तो फिक्स प्रेशर है ना कि पत्थर कितना वेट लगा सकता है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सैंड के पार्टिकल डालते जा रहा हूँ, तो एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है वो हर एक स्टेप पे अलग अलग लग रहा है ना। जैसे नीचे गया, अब मैंने एक और पार्टिकल डाला, थोड़ा और नीचे गया, एक और पार्टिकल डाला, हल्का सा नीचे गया, एक और पार्टिकल डाला सैंड का, तो एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो वही लिखा है कि स्लो है और एट वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन इस वाले में एक्सटर्नल प्रेशर फिक्स है, ठीक है। ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप। इसमें हर एक स्टेप इक्विलिब्रियम में आएगी ना। जैसे मैंने एक पार्टिकल डाला, वो थोड़ा सा नीचे आया, तो अभी एयर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर अब बराबर हो गया। जैसे एक और रेत का पार्टिकल डाला, थोड़ा नीचे आया, फिर इंदर का प्रेशर और एयर का प्रेशर बराबर हो गया। एक और पार्टिकल डाला, थोड़ा नीचे आया, फिर एयर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर हो गया। समझ आया? तो वही लिखा है कि ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद द प्रीवियस स्टेप। यहाँ पे बीच में कोई सी भी स्टेप ऐसी नहीं थी जो इक्विलिब्रियम में आ जाए। जब ये नहीं रखा था तो इक्विलिब्रियम में थी। जैसे मैंने पत्थर उठा के इस पे रखा, वो कंटिन्यू नीचे जाता रहेगा ना, रुकेगा थोड़ी ना बीच में। और जहां रुकेगा वहां इक्विलिब्रियम आएगा ना। बीच में थोड़ी ना बोलूंगा कि मैं इसको बोलूँ कि रुक जा तो रुक जाएगा। जब तक वो ये वजन जो रखा है पत्थर का, ये पत्थर का वजन जो प्रेशर लगा रहा है वो एयर के बराबर नहीं हो जाता अंदर से, तब तक वो नहीं रुकेगा। तो इसमें इक्विलिब्रियम कब आएगा? इनिशियल और फाइनल। इसमें हर एक स्टेप पे आ रहा है ना बीच में, तो वही लिखा है कि ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद द प्रीवियस स्टेप। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ऑलवेज, हमेशा इक्विलिब्रियम में ही चलना, ठीक है। इसका ड्राइविंग फोर्स बस ज्यादा है अपोजिंग से। देखो ड्राइविंग ज्यादा होगा ना अपोजिंग से, तभी तो नीचे जा रहा है पिस्टन। ये भी समझ में आया? ड्राइविंग फोर्स कौन है? फैन। अपोजिंग फोर्स कौन है? अंदर की एयर। तो हमेशा ड्राइविंग फोर्स या बाहर वाला फोर्स अभी ज्यादा है ना यहाँ पे, तभी तो पिस्टन नीचे जा रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। तो वही बस एक ये लिखा है, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा था। समझ में आ गया? अपोजिंग ज्यादा तो नहीं बोलोगे ना, वरना नीचे ही नहीं जाएगा। ड्राइविंग ज्यादा होना चाहिए पिस्टन कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। और ये आइडियल कंडीशन होती है, ऐसा होता नहीं। समझ गया? तो रिवर्सिबल वाली प्रोसेस होती नहीं है, आइडियल कंडीशन में है बस, लेकिन इरिवर्सिबल वाली हमेशा होती है, ठीक है। अभी देखो, जो चीज हो नहीं रही है उसके कैलकुलेशन टफ है, ठीक है। उसके फॉर्मूले बड़े हैं, कैलकुलेशन टफ। जो चीज हो रही है इरिवर्सिबल, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उससे सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस सिंपल है। रिवर्सिबल के जो फॉर्मूला आएंगे वो है बड़े बड़े फॉर्मूले, अलग अलग, ठीक है, बहुत सारे, तो वो पढ़ना है। ये फॉर्म का रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, इस डायग्राम से याद रहेगा, ठीक है। और उसमें पार्टिकल धीरे 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 सारे पास में आ जाएंगे। समझ गए ना जी? क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा सभी को? तो ये हुई तुम्हारी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस खत्म, इतनी है, ठीक है। अब अगला पार्ट पढ़ना है अपने को थर्मोडायनेमिक्स का, पार्ट 2।